जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के पेपर में किस प्रकार के एग्जामिनर प्रश्न रख रहा है, यानी कि किस प्रकार के हिंदी के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, आज आपको दिखाऊंगा इन 25 प्रश्नों के माध्यम से। अगर साथियों इन 25 प्रश्नों में से आपने 12 से 13 प्रश्न कर दिए तो ये समझ लीजिए कि जब आप परीक्षा में जाएंगे तो 25/25 का आपका स्कोर होगा हिंदी के सेक्शन में। तो यहाँ पर पूरा आप लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन और बताएंगे कि कितना आपका टारगेट रहा। तो पहला प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में साथियों इसका वर्णन किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 343 में किया गया है। अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, कर है, बैठ है, चल है, ये धातु प्रकार है, यानी कि ये मूल धातु है या ये यौगिक धातु है या ये प्रेरणार्थक धातु है या ये नाम धातु है। देखिए यहां पर हम लोग क्या जोड़ सकते हैं? ना तो करना हो जाएगा, यहां पर भी ना जोड़ सकते हैं, बैठना हो जाएगा, चल जोड़ सकते हैं, चलना हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगी? क्रियाएं हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई ऐसे शब्द आते हैं साथियों बिना ना के, तो वो हमारी मूल धातुएं कहलाई जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पढ़ जो है, पढ़ पढ़ आपका मूल धातु है, लेकिन इसमें ना जोड़ दे तो पढ़ना हो जाएगा, फिर वो आपकी क्रिया बन जाएगी। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। औलाद की अगर बात करें तो किस भाषा का शब्द है साथियों? ये अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद देखिए साथियों, अति उक्ति, अति धन उक्ति शब्दों की संधि करने पर, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर साथियों कौन सा एक शब्द बनेगा, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें इसमें से जो शब्द सही है वो कौन सा है, तो अत्युक्ति बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में जैसे लिखा हुआ है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई साथियों, अगर आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम पास करना है एक शानदार स्कोर के साथ, तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे कि कितना स्कोर आपका रहा। और हिंदी की क्लास साथियों यहां पर चल रही है आप सभी के लिए। परशुराम का पर्यायवाची इसमें से साथियों कौन सा नहीं है, ये आप लोगों से यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। तो इनमें से राइट आंसर की अगर बात करें साथियों, देखिए भार्गव भी परशुराम का पर्यायवाची है, भृगुनंदन भी है और रेणुका तनय भी है, लेकिन शिव प्रिया नहीं है, अब नहीं है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है, बताए भाई। देखिए तत्सम शब्द की अगर बात करें तो गेहूं हम लोग बोलते हैं, गेहूं भी तद्भव है। गली हम लोग बोलते हैं, गली भी तद्भव है। खीर भी बोलते हैं साथियों, खीर भी है। लेकिन देखिए जिसका उच्चारण थोड़ा सा कठिन होगा वही आपका तत्सम शब्द कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इसका 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 तो बड़ा ही आसान था, तो ये आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। लेकिन भविष्य एक आपका तत्सम शब्द हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। खटोला में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा प्रत्यय है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए एक तो शब्द बन जाएगा इसमें से खटोला की, जब हम संधि विच्छेद करेंगे ना, एक तो शब्द बन जाएगा खट और दूसरा बन जाएगा साथियों ओला। तो यहाँ पर ओला जो हो जाएगा ना, ओला ये आपका प्रत्यय हो जाएगा खटोला शब्द में। तो अगर आपका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कौन सा विलोम युग्म साथियों गलत है, तो इसमें से गलत विलोम युग्म आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए भाई। चलिए, तो क्या आपका राइट आंसर यहां पर हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए मूक का विलोम वाचाल होता है। उसके अलावा अगर बात करें संपन्न का विलोम विपन्न होता है। लेकिन मितव्ययी का विलोम क्या अल्पव्ययी होता है? तो मितव्ययी का विलोम साथियों अल्पव्ययी नहीं होता है, क्या होता है? अपव्ययी होता है। तो मितव्ययी का विलोम जो होता है वो अपव्ययी होता है, ना कि अल्पव्ययी होता है। तो कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर सी वाला युग्म गलत है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सम्मुख का विलोम बेमुख होता है। उसके बाद देखिए साथियों अवनी का विलोम क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर आपका आ चुका है, अंबर होता है अवनी का विलोम। उसके बाद देखिए हिंदी शब्द में, हिंदी शब्दकोश में त्रा की अगर बात करें, त्रा जो है साथियों ये किस वर्ण के बाद आता है? ता वर्ण के बाद, रा के बाद, हा के बाद या छा के बाद? तो आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ता वर्ण के बाद जाना चाहिए, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। देखिए अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सा को अलग करें ना, तो उदाहरण बन जाएगा
यहाँ पर सा को अलग करें तो उल्लास बन जाएगा, यहाँ पर सा को अलग अलग करेंगे तो हित बन जाएगा। और इन सब के कोई ना कोई अर्थ है, लेकिन यहाँ पर अगर सा को अलग कर दिया तो हानुभूति बन जाएगा। हानुभूति आपने ना कभी पढ़ा होगा, ना कभी सुना होगा और ना कभी देखा होगा, तो किससे उपसर्ग नहीं निकल सकता? सहानुभूति से नहीं निकल सकता, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, अब चला जाए, ये वाक्य है साथियों, ये कैसा वाक्य है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करिए। इसमें साथियों जो वाक्य है ना, ये कर्म वाच्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि किस विकल्प में मुहावरे का भाव अर्थ सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। बताने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर यहां पर जो होगा वो क्या हो सकता है। देखिए भाई, अंगारे उगलने का मतलब होता है बहुत कठोर बातें कहना, बिल्कुल सही। अल्लाह को प्यारे होने का मतलब होता है ईश्वर का प्रिय भक्त होना, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। अल्लाह को प्यारे होने का मतलब होता है उसका देहांत हो जाना, उसकी मृत्यु हो जाना, या वो मर गया, तो ये होता है इसका अर्थ अल्लाह को प्यारे हो जाना साथियों। ये नहीं होता है ईश्वर का प्रिय भक्त। उसके बाद अगर बात करें तो भांडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, ये भी सही है। आंखें ततेरना, क्रोध से देखना, ये भी सही है। गलत आपसे पूछा गया था, गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है। अब गलत है तो यही आपका राइट आंसर भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं, तो एक बार इस क्लास को आप सभी लोग शेयर अवश्य करेंगे, या तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यानी कि 25 प्रश्न देखने के बाद एक बार कमेंट करेंगे कितना स्कोर आपका रहा। उसके बाद इस वीडियो को धीरे से एक बार शेयर कर देंगे 1 से 2 ग्रुप में, या अपने 1 से 2 फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद देखिए, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको क्या कहा जाता है? देखिए, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको हम लोग अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। अब ना तो अतीन्द्रिय मुझे यहां पर दिख रहा है, ना यहां पर दिख रहा है, और ना यहां पर दिख रहा है, इसलिए मजबूर है इसका आंसर आपको जो लगाना पड़ेगा वो ऑप्शन नंबर डी लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है साथियों? छिद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट या आलोचक, तो उसको कहा जाता है छिद्रान्वेषी। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है, जैसे कि किसी का अगर नाम की बात करें, कोई भी लड़का है, कोई भी लड़की है, उसका कोई नाम है, रमेश है, सुरेश है, या सविता है, सरस्वती है, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। किसी नदी का नाम है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। किसी किताब का नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। अगर किसी साथियों पहाड़ का बात है वो भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर पूरा पहाड़ ही आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में थोड़ी ना आएगा। अगर पहाड़ जो आएगा साथियों ना, वो आपका जातिवाचक की श्रेणी में आएगा। नदी का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर नदी शब्द में पूछा जाए कौन सी संज्ञा है तो जातिवाचक है। अगर पुस्तक का नाम आ जाए यानी कि रामायण, तो आपका व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन अगर पुस्तक ही आ जाए तो साथियों ये कैसा शब्द हो जाएगा? ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, ये लोकोक्ति है, और इस लोकोक्ति का आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि सही अर्थ क्या होता है? बताइए भाई। चलिए, तो साथियों अगर बात करें, अंगुली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, नहीं। कभी अंगुलों से घी नहीं निकालना चाहिए, नहीं। बहुत सीधे होने से काम नहीं चलता, तो ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, और सही लग रहा है तो यही आपका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिए, यामा के रचयिता साथियों कौन है? आप सभी लोग जानते हैं, महादेवी वर्मा की बात करें तो ये यामा की रचयिता हैं। उसके बाद देखिए साथियों कि दाल में कुछ काला होना, साथियों क्या दाल में कुछ काला होना, इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दाल जल जाना, नहीं। दाल में कुछ गिर जाना, नहीं। दाल का छौंका जल जाना, नहीं। आशंका या संदेह होना, यानी कि कोई शक होता है, कोई आशंका होती है, कोई संदेह होता है, तो कहते हैं हम लोग दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। उसके बाद देखिए साथियों, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर बात करें यहाँ पर हम लोग, व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है, ये तो बिल्कुल सही है। स्वकीय का उल्टा परकीय होता है, ये भी विलोम बिल्कुल सही है। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है, बिल्कुल सही। लेकिन आपत्ति का समानार्थी शब्द होता है, विपत्ति विलोम नहीं होता है। तो कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सा शब्द निजवाचक है? तो निजवाचक की अगर बात करें, खुद आ जाए तो ये निजवाचक होगा, अपने आप आ जाए तो ये निजवाचक होगा, स्वयं आ जाए तो ये निजवाचक होगा। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, पूछा जा रहा है साथियों, इसमें जो है वो कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है, भाववाच्य है। देखिए, कभी भी आपको वाक्य में ने दिख जाए ना, जैसे कि रमेश ने गणित में कक्षा ली, गणित की कक्षा ली, या सुरेश ने
ठीक है, ने आ जाए तो कुल मिला के वो कैसा हो जाएगा, वो आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए, इसमें सुनने को जो वाक्यांश है ये कारक कौन सा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए सुनने के लिए, क्या ईश्वर ने सुनने को कह लो या सुनने के लिए कह लो, एक ही बात है। तो यहां पर साथियों राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, एक बार आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, तो संप्रदान अगर साथियों यहां पर कारक हो जाता है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए पथभ्रष्ट का मतलब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर साथियों क्या होगा, देखिए पथभ्रष्ट का मतलब होता है पथ से भ्रष्ट, यानी कि पथ से बिल्कुल अलग हो जाना, अलगाव हो जाना। और जहां पर भी अलगाव होता है तो वहां पर आपका कौन सा हो जाता है, आपादान कारक हो जाता है, पहली बात। और इसका मतलब आपसे पूछा गया था, तो पथ से भ्रष्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों। सरकार की अगर बात करते हैं तो सरकार का संधि विच्छेद जब हम लोग करेंगे तो सर धनकार हो जाएगा, उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों सामान्य ज्ञान के, सॉरी, हिंदी के 25 प्रश्न मैंने आपको कराए, तो उम्मीद करता हूं सीआरपीएफ को एग्जाम को निकाल फेंकेंगे, इस बार सिलेक्शन आप अपनी मुट्ठी में करेंगे। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके एक बार क्लास को शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 10 से 12, 15, 16, 17 कितना आपका स्कोर रहा। और इस वीडियो को अगर हो सके तो एक बार हर एक ग्रुप में साथियों शेयर अवश्य करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करूंगा दिल से। जय हिंद, वंदे मातरम।